Hello, Tashi. Hello. So you're in 12th, right? Yes, sir. Okay. And for JEE or NEET? JE, sir. Okay. And Divyam, you are in for JEE or NEET? So neat. Okay. And all of you are comfortable in Hindi, right? Yeah. Should I Yes, sir. teach No all? problem. Okay. So कुछ पढ़ा है तुम लोगों ने अभी तक केमिस्ट्री में? कोई चैप्टर खुद से, बुक से, रेफरेंस से? हाँ बेटा. सर थोड़ा सा मैंने सॉलिड स्टेट पढ़ा हुआ है। सॉलिड स्टेट. ओके. और 11th में कैसा था तुम लोगों का केमिस्ट्री पोर्शन? मतलब मैं उस हिसाब से अपना कोर्स प्लान में बताएंगे हम लोग कि 11 को हम अभी साथ लेके चलेंगे, एंड में कराएंगे, या चैप्टर के बीच में जरूरत पड़ेगी. तो 11 पोर्शन कैसा है? हम्म. सर मेरा 11th केमिस्ट्री थोड़ा वीक था। और बाकियों का? वीक है सर. सर एवरेज टाइप मान लो। ओके. और मतलब सबसे अच्छा लगने वाला सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स. जेई के बच्चे को मैथ्स अच्छी भी लगनी चाहिए. नीट वालों को बायो है क्या? यस सर। हेलो बेटा. ओके. कोशिश करते हैं कि तुम्हें केमिस्ट्री में उतनी अच्छी लगे. तो देखो, वैसे तो एनसीईआरटी में पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है, बट वो अब 11 में शिफ्ट हो चुका है. इससे हमेशा हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर से. ठीक है. यस सर. चैप्टर बेस्ड है इक्विलिब्रियम पे. तो पढ़ा है 11 में इक्विलिब्रियम के बारे में? थोड़ा थोड़ा सा. ओके. तो आज हम पहले थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम के कुछ पॉइंट्स बार बार बीच में आते हैं, तो पहले उनको फिनिश कर लेते हैं. तुम लोग को थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा. ये सपोज एक बॉडी पे दो फोर्स लगे हुए हैं, F1 और F2. तो तुमने शायद सुना होगा इन फोर्सेस को हम बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं. बैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब होता है? बराबर लगे. बराबर लगे. अगर तीन फोर्सेस होंगे तो मान लो एक और फोर्स लग रहा है, एक और लग रहा है. अगर इन सबका वेक्टर समेशन अगर जीरो आ जाता है, यानी बॉडी पर नेट फोर्स लगने वाला जीरो है, तो हम कह सकते हैं सारे फोर्स आपस में बैलेंस है. जरूरी नहीं F1 F2 इक्वल हो, जरूरी नहीं F3 F4 इक्वल हो. सिर्फ ये कि अगर इन सबका नेट रिजल्टेंट जीरो आ गया तो ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे होंगे. इस केस में बॉडी का एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो. और कोई बताएगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अगर बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी जीरो. कांस्टेंट जीरो। कांस्टेंट जीरो भी हो सकती है, या हो सकता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे. तो ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम स्टेट का ही मतलब है कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लें, इक्वल हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, बैलेंस आउट कर लें, कैंसिल आउट कर दें. उस वजह से कोई एक प्रॉपर्टी जीरो डाउन हो रही होगी, जैसे फोर्सेस बैलेंस हुए तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया.
और सिस्टम के लिए कुछ चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। समझ में आती है बात? यस। क्या एक अकेला फोर्स कभी बैलेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट दो फोर्सेस चाहिए बैलेंस करने के लिए। सपोज एक पर्सन एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, पर्सन v1 वेलोसिटी से आगे जा रहा है, प्लेटफॉर्म v2 वेलोसिटी से पीछे जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि v1 ज्यादा हो v2 से, ऐसा हो सकता है कि v1 इक्वल हो v2 से, और ऐसा हो सकता है कि v2 ज्यादा हो v1 से। अगर पर्सन की स्पीड ज्यादा होगी तो पर्सन हमें, या कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मान लो ट्री है, इसके रिस्पेक्ट में पर्सन किधर आता हुआ दिखाई देगा? अगर v1 आगे ज्यादा है v2 से, ट्री की तरफ। अगर दोनों इक्वल है तो दोनों को रेस्ट पे। रेस्ट पे दिखाई देगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि पर्सन का जो पोजीशन है वो ट्री के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही होगी, वो हमें स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग दिखाई देगा। और v2 अगर ज्यादा v1 से तो वो ट्री से दूर जाता हुआ दिखाई देगा, राइट? यस सर। यहाँ भी ऐसा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि अकेला एक पर्सन सिर्फ v1 वेलोसिटी से चल रहा हो, v2 हो ही ना, और पर्सन स्टेशनरी में दिखाई दे जाए। कभी भी एक दूसरे को बैलेंस आउट नहीं कर सकते दोनों वेलोसिटी, अगर अकेली एक वेलोसिटी है। समझ में आती है बात? यस। तो जो मेन हमारा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके लिए भी यही सिचुएशन है कि अगर सिर्फ रिएक्शन एक डायरेक्शन में जा रही है तो क्या कभी भी वो रिएक्शन बैलेंस आउट हो सकती है? कभी ना कभी ऐसा होगा कि एट दी एंड ए पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और बी पूरी तरह से जितना बनना है उतना बन जाएगा। कभी भी किसी मिड पॉइंट पे बैलेंसिंग तो नहीं हो सकती है। नो सर। यस सर। लेकिन अगर रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रही है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, तो कोई ना कोई एक स्टेट ऐसी आ सकती है कि जब फॉरवर्ड डायरेक्शन की स्पीड इक्वल हो जाए बैकवर्ड डायरेक्शन की स्पीड से। इस केस में क्या होगा? सर ऑल्टरनेटिव पॉइंट्स विच अगर सेम हम उसमें देखें लाइक सेम टाइम इंटरवल में जितना रिएक्शन RF टू RB होगा उतना ही अगर हम टाइम में RB टू RF देखेंगे तो वो दोनों इक्वल हो। इट्स लाइक कि अगर A पॉइंट और B पॉइंट है तो 1/3 और 2/3 इक्वल है, इस तरीके से। एग्जैक्टली। या हम ये भी कह सकते हैं कि जितने इस टाइम इंटरवल में जितना ए खत्म हुआ होगा फॉरवर्ड जाने के लिए, उस टाइम इंटरवल में उतना ही बी वापस से क्रिएट हो गया होगा, उतना ही ए वापस से क्रिएट हो गया होगा बैकवर्ड आते आते। अगर ये 2 मोल पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और ये 2 मोल पर सेकंड की स्पीड से ही बैकवर्ड आ रही है, तो एक सेकंड में अगर ए के 2 मोल खत्म हुए तो उतने टाइम में बी ए के वापस से 2 मोल बन जाएंगे। और सिस्टम का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो ये तो बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन इस चैप्टर में ये सब बातें ही पूरा कॉन्सेप्ट बना देती हैं लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में। ये समझ में आती बात? यस सर। कि ना ए का अमाउंट चेंज हो रहा होगा ना बी का अमाउंट चेंज हो रहा होगा। अगर रिएक्शन को हम कहीं से भी स्टार्ट करें, चाहे फॉरवर्ड मान लो ए ज्यादा लेके स्टार्ट कर दे तो फॉरवर्ड फास्ट हो रही हो, चाहे बैकवर्ड फास्ट हो रही, दोनों ही केस में फाइनली वो हर बार किधर आ रहा होगा? इक्विलिब्रियम की तरफ, राइट? यस। तो अगर ये पूछा जाए कि बी का मैक्सिमम कितना अमाउंट बन सकता है, क्या वो कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज्यादा बन सकता है? नो सर। जितना भी बनेगा हर बार उतना ही बनेगा जितना वो इक्विलिब्रियम तक आ जाए। क्योंकि अगर ये मान लो हमने बी ज्यादा लिया भी और उसके बाद इक्विलिब्रियम से आगे भी थे रिएक्शन, तो वो बी को घटा के वापस से कहां पे ले आएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे।
तो हमें ये बात भी समझनी होती है कि इक्विलिब्रियम पे जो कॉम्पोजिशन होता है वो मैक्सिमम होता है। समझ में आती है बात? सर थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से रिपीट। देखो इसको हम एग्जांपल से करते हैं। जैसे मान लो एक रिएक्शन है, लॉ ऑफ मास एक्शन सुना है तुम लोगों ने सबने? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है No, इक्विलिब्रियम sir. पढ़ा हो ना सुना? देखो नो सर। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ही उससे बनता है कि अगर कोई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, मान लो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और वो हमें दोनों डायरेक्शन में जा रही है, ए और बी मिलके सी और डी बना रहे हैं एंड सी और डी मिलके वापस से ए और बी बना रहे हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि किसी भी टाइम पे रिएक्शन की स्पीड ए और बी के अमाउंट पे डिपेंड करेगी, ए और बी की मोलैरिटी पे। और जो बैलेंस इक्वेशन के कोफिशिएंट होते हैं जिन्हें हम स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, वो वहां पे पावर में आते हैं। सिंपल सा फंडा है कि अगर ए ज्यादा लिया गया तो जल्दी जल्दी रिएक्शन हो पाएगी ए वाली, या अगर सी ज्यादा लिया गया तो रिएक्शन जल्दी जल्दी पीछे आ पाएगी। तो जिस डायरेक्शन के लिए भी हमें रिएक्शन की स्पीड समझनी है, उस डायरेक्शन के रिएक्टेंट के अमाउंट पे डिपेंड करेगी। जैसे फॉरवर्ड की रिएक्टेंट क्या है, ए और बी, एंड बैकवर्ड की रिएक्टेंट है सी और डी। तो किसी भी लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी डायरेक्शन की रेट उस डायरेक्शन के रिएक्टेंट के अमाउंट या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। ये समझ में आ रही बात? यस। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो जो फॉरवर्ड के लिए कांस्टेंट आता है उसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड जो बैकवर्ड के लिए कांस्टेंट आता है उसे हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। अब इमेजिन करते हैं, अभी रेट कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सीखेंगे कि अगर मान लो स्टार्टिंग में मैंने ए के ए मोल लिए, बी के बी मोल लिए, सी और डी लिया ही नहीं, तो कौन सी स्पीड ज्यादा हो रही है, कौन सी रिएक्शन ज्यादा फास्ट हो रही होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड ज्यादा फास्ट होगी तो नेट किधर की तरफ जा रही होगी? जैसे पर्सन और प्लेटफॉर्म वाला एग्जांपल अगर लिया जाए, पर्सन भी चल रहा है, प्लेटफॉर्म भी चल रहा है, पर्सन ज्यादा फास्ट चल रहा है, प्लेटफॉर्म धीरे धीरे चल रहा है, तो पर्सन नेट किधर की तरफ जा रहा होगा? प्लेटफॉर्म की तरफ। प्लेटफॉर्म की तरफ या ट्री की तरफ? यस सर, यस, ठीक है सर। तो यहाँ भी यह होगा कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है तो रिएक्शन नेट फॉरवर्ड की तरफ जा रही होगी। नेट फॉरवर्ड जाने का मतलब ए और बी जल्दी जल्दी खत्म हो रहे होंगे और सी और डी धीरे धीरे खत्म हो रहे होंगे। अगर ए और बी जल्दी जल्दी खत्म हो रहे होंगे, फास्ट खत्म हो रहे होंगे, तो ए का अमाउंट बढ़ेगा या घटेगा? सर कम होगा। सी और डी का अमाउंट बढ़ेगा, राइट? हाँ या ना? जी यस सर। अब ए और बी का अगर अमाउंट कम हो गया तो ए और बी वाली जो स्पीड है वो भी कम होने लगेगी। सर ग्रेजुअल रेट से कम होती रहेगी जैसे जैसे, क्योंकि साइड में तो मास बढ़ता रहेगा और दूसरी साइड में मास कम होता रहेगा जैसे जैसे रिएक्शन। हाँ, तो फॉरवर्ड की स्पीड धीरे धीरे कम होती रहेगी एंड बैकवर्ड की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, क्योंकि बैकवर्ड में अमाउंट बढ़ रहा है। जी सर। जो वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू वो घट रही है, डिक्रीज कर रही है, जो छोटी वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है। तो किसी ना किसी पॉइंट पे दोनों इक्वल पे आएंगे। यस सर। यस। और जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल आए उसी पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ये समझ में आई बात? यस सर। अब मान लो एक दूसरे सिनेरियो में ए और बी का अमाउंट 0 लेगा
और सी और डी का अमाउंट लेके स्टार्ट किया, रिएक्शन को स्टार्ट किया लेकिन सी और डी को रख के। तो अगर ए और बी का अमाउंट 0 है तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी नहीं हो रही होगी। सी और डी का अमाउंट ज्यादा है तो फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होगी इस बार, हाँ या ना? यस सर। अब फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो है, बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट है, तो रिएक्शन नेट बैकवर्ड जा रही होगी। नेट बैकवर्ड जाएगी तो नेट बैकवर्ड जाने मतलब सी और डी ज्यादा कंज्यूम हो रहे होंगे, जल्दी जल्दी कंज्यूम हो रहे होंगे, सी और डी का अमाउंट घट रहा होगा एंड ए और बी का अमाउंट इंक्रीज कर रहा होगा। ए और बी का अमाउंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड भी बढ़ने लगेगी एंड सी और डी का अमाउंट घटेगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड भी डिक्रीज करने लगेगी। ये यहां तक समझ में आती है बात? ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। अब अगेन वही चीज हो रही है, जो वैल्यू बड़ी है वो घट रही है, जो वैल्यू छोटी है वो बढ़ रही है। तो किसी ना किसी पॉइंट पे दोनों वैल्यू इक्वल होंगी और अगेन से हमें क्या मिल जाएगा? इक्विलिब्रियम। तो देखो इस पूरे डिस्कशन का एनालिसिस ये होता है कि चाहे हम ए और बेटा किसी के बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है, अगर हम ए और बी को लेके भी स्टार्ट करते हैं तो भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच रही है, सी और डी को लेके स्टार्ट करते हैं तो भी रिएक्शन कहाँ पहुंच रही है? इक्विलिब्रियम पे। उसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, रिएक्शन अपने आप जहां से भी स्टार्ट करेंगे वहां से हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचेगी। कहने मतलब ये कि अगर मान लो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें 40% पे मिल रहा है, 40% प्रोडक्ट के फॉर्मेशन पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, 60% रिएक्टेंट। तो अगर हम 20% प्रोडक्ट लेके चलेंगे तो भी रिएक्शन अपने आप प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम तक आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि इक्विलिब्रियम को हम रिएक्टेंट लेके भी आगे बढ़ के अटेन कर सकते हैं और प्रोडक्ट साइड को भी लेके आगे बढ़ के पीछे आके अटेन कर सकते हैं, बस डायरेक्शन अलग होगी कि फॉरवर्ड जाके इक्विलिब्रियम मिल रहा है या बैकवर्ड आके इक्विलिब्रियम मिल रहा है। तो अगर हमने 20% प्रोडक्ट लिया तो भी वो ऑटोमेटिकली बढ़ के कहाँ पहुंचेगा? 40% पे। इवन अगर हमने 80% प्रोडक्ट ले लिया तो भी वो ऑटोमेटिकली घट के कहाँ पहुंचेगा? 40%, अगर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये समझ में आई बात? यस। तो यही मैं उस टाइम पीछे बोल रहा था। हाँ बोलो सर। बट जैसे हमें 40% पे लेके आना है और हमें 20% दी हुई है, 80% दी हुई है, तो हमें इसमें फाइंड क्या करना होगा? टाइम फाइंड करना होगा रिएक्शन में कितनी देर में नहीं, यूजुअली क्या होता है, हमें इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन दी होती है, दूसरी फाइंड करनी होती है। या तो इक्विलिब्रियम दिया होता है, ये फाइंड करना होता है, या ये दिया होता है और इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना होता है। वो न्यूमेरिकल का पर्पस अलग है। हाँ सर, बट फिर इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करेंगे? लाइक उसका कोई फॉर्मूला भी तो होगा? इससे आएगा ना ये रेट का, इसी तभी तो मैंने कहा था लॉ ऑफ मास एक्शन ही सबसे फंडामेंटल है। ये दोनों रेट को हम डिफाइन कर सकते हैं के एफ के बी के टर्म में। यस सर। और इक्विलिब्रियम पे हमारे पास कंडीशन है कि दोनों क्या होने चाहिए? दोनों इक्वल होने चाहिए। ओह ओके दोनों सर। इक्वल होने चाहिए, तो उसकी मदद से ए बी सी डी हम फाइंड कर सकते हैं। एंड बट सर वो इसमें न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो है, जाएगा, वो दिया होगा क्वेश्चन में। के एफ और के बी का एक रेशियो होता है जिसे हम आगे चल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, वो दिया होता है क्वेश्चन में। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बट ओवरऑल अभी हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है इसमें कि अगर हम रिएक्शन या किसी भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस को कहीं से भी स्टार्ट करें, हर बार हमें इक्विलिब्रियम से ज्यादा अमाउंट मिल पाएगा? नहीं। इवन अगर हमने किसी तरह से उसको इक्विलिब्रियम से ज्यादा कर भी दिया तो भी वो वापस कहाँ पे आ जाएगा? 40। इक्विलिब्रियम पे। और इक्विलिब्रियम से कम भी किया तो भी वो फिर से इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो सर ये एक अगर इम्पोर्टेंट कम दिया फैक्टर। होगा, हाँ सर अगर कम दिया होगा लेकिन तो फिर कम देने में कैसे आएगा? बिकॉज हमारे पास इनफ प्रोडक्ट तो होगा नहीं रिएक्ट करने के लिए। क्यों नहीं होगा? तो मतलब मैं समझा नहीं। लाइक सर 20% प्रोडक्ट हुआ और 80% अगर रिएक्टेंट अगर दिया 20% हुआ है, प्रोडक्ट ऐसे है, वाला। 20% प्रोडक्ट है तो 80% रिएक्टेंट होगा।
यस सर। तो ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, घटेंगे, और ये घटते घटते आ जाएगा 60% हाँ पे, जी सर। ये बढ़ते बढ़ते आ जाएगा 40% पे। अगर 80% अब प्रोडक्ट है तो जैसे अब जैसे सर एक क्वेश्चन हुआ कि हमें दिया हुआ है कि 20% प्रोडक्ट है और 80% रिएक्टेंट है, और हमें 40% जो इक्विवेलियम दिया हुआ है, और हमें हाँ। बोला है कि इसका रेशियो निकालना है। तो हम इतना देख के भी कर सकते हैं कि 20% से 40% इज 20%, एंड वहां पे 40% कम होगा तो 1:2 की रेशियो आ जाएगी। नहीं, अभी तो बस मैंने समझाने के लिए ऐसे परसेंटेज में लिया, जो क्वेश्चन दिया होगा वो मोल्स में दिया होगा, मोल्स में या ओके सर। कंसेंट्रेशन में, तो उसको हमें थोड़ा अलग अप्रोच लगानी होगी। जैसे सिंपल जी सी सर। बात ये कि अगर अमोनिया कम होगा तो N2H2 बढ़ के या रिएक्ट करके अमोनिया बना के बढ़ा देंगे। अगर N2 या H2 में से कोई कम हुआ तो अमोनिया रिएक्ट करके इन दोनों को बना देगा। तो जो भी कम होगा इक्विलिब्रियम पे वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, और जो भी ज्यादा होगा वो ऑटोमेटिकली कम होगा। जैसे पिछले केस में हमने ये तो लिया था, रिएक्टेंट ज्यादा थे, प्रोडक्ट कम थे, तो रिएक्टेंट अपने आप डिक्रीज किया और प्रोडक्ट को बढ़ा दिया। जब प्रोडक्ट ज्यादा लिया, रिएक्टेंट कम लिया, तो प्रोडक्ट अपने आप घटा और रिएक्टेंट अपने आप इंक्रीज कर दिया। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ऐसी होती है कि इस पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग या कंडीशन के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जो भी एक्सपेक्टेड से ज्यादा है वो अपने आप डिक्रीज करेगा और दूसरा अपने आप इंक्रीज करेगा। समझ में आई बात? यस सर। और हर बार हमें जो स्टेबल सिचुएशन मिलेगी वो इक्विलिब्रियम पे मिलेगी, या ये कह सकते हैं हर बार जो मैक्सिमम सिचुएशन मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे। तो RF और RB में 3 कंडीशन हो सकती है। हो सकता है फॉरवर्ड की स्पीड ज्यादा हो सकता है बैकवर्ड की स्पीड ज्यादा हो, या हो सकता है दोनों इक्वल हो। फॉरवर्ड की स्पीड ज्यादा होगी तो वो फॉरवर्ड जाके इक्विलिब्रियम जा रहा होगा, बैकवर्ड की स्पीड ज्यादा होगी तो वो बैकवर्ड आके इक्विलिब्रियम पे आ रहा होगा, और अगर ऑलरेडी इक्वल हुए तो इक्विलिब्रियम पे होंगे। ये तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन में हो सकती है रिएक्शन, अगर इक्विलिब्रियम नहीं आया अभी। तो RF की जगह हम लिख सकते हैं KF टू द पावर P B टू द पावर Q, लिख सकते हैं ये। RB की जगह लिख सकते हैं KB A टू द पावर KB C टू द पावर R एंड D टू द पावर S, ये लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पे 2 टर्म ऐसे हैं जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो कभी चेंज नहीं होंगे बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू है। A और B ऐसे टर्म्स हैं जो अमाउंट है जो चेंज हो रहे होंगे। C और D ऐसे टर्म्स हैं जो अमाउंट है और चेंज हो रहे होंगे। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि सारे कांस्टेंट टर्म एक तरफ ले आए, ये बन गया C टू द पावर R D टू द पावर S अपॉन A टू द पावर P एंड B टू द पावर Q। ये समझ में आती है यहाँ तक की बात? यस। और KF और KB एक कांस्टेंट का रेशियो, तो ये भी कांस्टेंट होंगे रेशियो वाइज भी। तो इसको नया कांस्टेंट डिफाइन करते हैं which is called as equilibrium constant, ratio of rate constant of forward direction divided by rate constant of backward direction। ये अमाउंट का टर्म है C D A और B, ये टर्म चेंज हो रहा होगा लगातार, तो इसको भी एक वैल्यू डिफाइन करते हैं जिसे बोलते हैं Q। C टू द पावर R D टू द पावर S A टू द पावर P एंड B टू द पावर Q। तो यहाँ पे इस पूरे की जगह लिख सकते हैं K
ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, फिलहाल क्यू की जगह हम यही टर्म रख के चल रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला शायद तुम लोगों ने देखा होगा 11th में। यस सर। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला आता ही लॉ ऑफ मास सेक्शन पे। अब मुझे बताओ, क्या ये जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है सी डी ए और बी वाला, ये हमेशा इक्वल होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के? नो सर। हमेशा नहीं होगा ना इक्वल, कभी ग्रेटर देन होगा, कभी इक्वल टू, कभी लेस देन। इक्वल तब मिलेगा जब रिएक्शन कहाँ पे आ चुकी होगी? ये समझ में आती बात? यस। यहाँ पे इक्वल टू का साइन तब मिलेगा जब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट इक्वल हो चुकी होगी, और ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब रिएक्शन कहाँ पे आ गई है? इक्विलिब्रियम पे। जैसे इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं, N2 का अमाउंट और उसके आगे पावर कितनी आएगी? 1। H2 की पावर कितनी आएगी? 3। RHS साइड डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड। NH3 की पावर 2। ये आ जाएगा N2 अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर हम इस नाइट्रोजन के अमाउंट को डबल कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा? अगर हम नाइट्रोजन के अमाउंट को डबल कर दें तो सर वो भी डबल हो जाएगा, वैल्यू इंक्रीज करेगी। और कोई बताना चाहेगा? अच्छा देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन क्या किया गया है? ये वाला फॉर्मूला इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रहा है, कांस्टेंट को, या ये डिफाइन कर रहा है? यहाँ पे हमेशा इक्वल टू का साइन आएगा क्या? यहाँ पे हमेशा इक्वल टू का साइन आएगा? अगर हमेशा इक्वल टू का साइन आएगा तो तुम ये कह रहे हो कि रेट हमेशा इक्वल होंगी। ये इक्वल टू का साइन कब आएगा? इक्विलिब्रियम। तो क्या ये हमेशा इक्वल होगा? नो सर। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं डिफाइन करता है के को डिफाइन करता है ये वाला फॉर्मूला, KF अपॉन KB वाला। और अभी मैंने बोला था ये टर्म क्या होता है? कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट टर्म है। तो अगर तुम N2, H2 या NH3 में से किसी भी का भी कंसंट्रेशन बदल दोगे तो सिर्फ इतना होगा कि हो सकता है यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन का साइन बन जाए, इक्वल टू का साइन यहाँ से गायब हो जाए। लेकिन N2 को बदलने से क्या K बदल जाएगा? सर आई गेस बदलेगा। अगर हम N2 को डबल करेंगे तो क्या कहते हैं वो 1/2 टाइम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3 H2O है और एक N2 है। तो अगर हम N2 को डबल कर देंगे तो वो उसकी प्रोपोर्शन के हिसाब से 2/4 तो 1/2 हो जाएगा मेरे हिसाब से। तुम ये सोचो कि N2 को डबल कर देंगे हम, ठीक है? N2 का अमाउंट मान लो 2 मोल था, हमने 3 मोल था, हमने बढ़ा के 6 मोल कर दिया। हाँ जी सर। तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, क्योंकि N2 हमने ज्यादा लिया तो बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होगी। हो सकता है सर। यस सर। बैकवर्ड फास्ट हो जाएगी क्योंकि हमने N2 बढ़ाया, तो हम हर रिएक्शन अपने रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। क्या हमने NH3 बढ़ाया? यस सर। फॉरवर्ड रिएक्शन तो उतनी रहेगी सर ना। पॉइंट तो
इक्विलिब्रियम पे जाकर रेस्ट करेगा ना, तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो भी तो थोड़ा वेवर करेगा ही, क्योंकि अगर आप वहां का भी बढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं तो वो रिएक्शन होके जाएगा ना, जब तक उसे प्रोडक्ट के साथ अपना मिल रहा है रिएक्ट करने के लिए, तब तक तो वो रिएक्ट करके एक रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट तो बनाएगा ना, जब तक उसे मिल रहा है। तो अगर हम कहते हैं कि हमने 2N2 लिया है और हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में है, तो मेरे हिसाब से चेंज नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा, तो वो अनरिएक्टेड रह एग्जैक्टली जाएगा। एग्जैक्टली मैं भी वही कह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ से देखो, अगर हमने N2 को डबल कर दिया तो उसको डबल करने से रेट फास्ट होगी या नहीं होगी? यस सर, रेट फास्ट हो सकती है उसमें क्या कि किस KF डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है। हाँ, क्या KF पे इफेक्ट आएगा? सर वो तो कांस्टेंट है, उस पे क्यों आएगा, वो कांस्टेंट तो है। नहीं आएगा सर। ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ऐसे ही अगर तुम यहाँ से देखो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का तो रेशियो है, KF और KB का रेशियो। जी सर, तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा कुछ भी हो किसी जाए। भी अमाउंट को बदलने से, किसी भी के भी अमाउंट को बदलने से KF या KB की वैल्यू तो नहीं बदलेगी। नो सर। तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदल सकती है? नो सर, नहीं बदल सकती, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। वही मैं यहाँ पे कहता कि अगर तुम N2 को घटाते या बढ़ाते हो तो यहाँ का साइन बदल जाएगा। हो सकता है ये इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन बन जाए, हो सकता है ये लेस देन बन जाए। H2 को अब घटाओगे बढ़ाओगे तो भी साइन बदलेगा। हो सकता है कंडीशन वैलिड जी ना हो, सर। क्योंकि कंडीशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे वैलिड है? इक्विलिब्रियम पे। समझ में आई बात? हाँ जी सर। तो ओके सर, मतलब जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ये वाली, जिसमें CR/DS ओवर A रेज़ टू पावर P और B रेज़ हाँ टू पावर Q है, ये हाँ सिर्फ इक्विवेलेंट पे फॉलो होगी, बाकी ऑल थ्रू हमारा वो जो कांस्टेंट वाली दो कांस्टेंट को हम ऊपर नीचे लेके रेशियो लेते हैं, हाँ, वो फॉलो होगी। ये फॉलो थी। ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म में वो ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे भी कहते हैं ना, जरूरी नहीं हमेशा हम रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पॉइंट से स्टार्ट करें। रिएक्शन किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, इस पॉइंट पे हो सकती है, इस पॉइंट पे हो सकती है, या इस पॉइंट पे हो सकती है। हाँ जी सर। समझ में आई बात? जी सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी चेंज होगा जब हम रिएक्शन का नेचर या टेम्परेचर ही बदल दें। क्लियर? यस सर, एक मिनट नोट कर लें उसे। ओके बेटा, बाकी किसी को कोई डाउट हो तो बोल देना, क्योंकि अभी मुझे धीरे धीरे टाइम लगेगा जानने में कि तुम्हें कितना पुराना आता है, कितना उसमें वर्क करने की जरूरत है। उसी के बाद हमारे क्लास को प्रॉपर फ्लो दे पाएंगे। सर हमने यहाँ पे लिखा है कि K at equilibrium depends only upon nature and T, and which is time, टेम्परेचर right? टेम्परेचर टेम्परेचर। सो सर नेचर एंड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, तो वो इसलिए करेगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे। नहीं नहीं, देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का ऐसा होता है कि वो जिस इक्वेशन में आता है, जैसे यहाँ पे आ रहा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यस जिस सर। इक्वेशन में आता है उस इक्वेशन की चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसके लिए आया तो वो रेट पे डिपेंड नहीं करेगा, ए और बी के मोल्स पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन दूसरे फैक्टर जी भी सर। रिएक्शन को इफेक्ट डालते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से कई बार रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ऐसा नहीं ना कि रिएक्शन की स्पीड हाँ पर जी सिर्फ सर। अमाउंट का ही इफेक्ट होगा। कैटलिस्ट से रिएक्शन फास्ट हो जाती है। यस। तो जो बाकी जी सर। फैक्टर्स है उनका इफेक्ट जो होगा वो केएफ के अंदर दिखेगा, हमें के अंदर। कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट ओके है सर, वो जस्ट हमें कॉज यहाँ जो पे डायरेक्टली दिखा। हाँ सो सर इसका मतलब ये जैसे हम कहें कि हमारे पास दो सोल्यूशन है जो रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम हाँ कहें कि हमने इसे हीट कर दिया साइमल्टेनियसली, तो हमारा के कांस्टेंट चेंज होता रहेगा। हाँ ठीक है। ओके सर। तो ये जी सर। कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, बाकी चीजों पे डिपेंड कर सकता है। केएफ के भी कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड डेफिनेटली नहीं करेगा, लेकिन बाकी और भी फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है। इस केएफ के भी को हम डिटेल में पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में, 12th में जो 3rd चैप्टर आता है।
तब तुम इसके बारे में और समझोगे। नोट कर लिया? यस सर, डन सर। ओके। सपोज एक लिक्विड है, अगर एक बंद कंटेनर के अंदर, क्लोज कंटेनर के अंदर वाटर को रखा गया, तो क्या वाटर का इवेपोरेशन होगा? नहीं होगा। क्यों नो सर। नहीं नो होगा? सर इवेपोरेशन होगा बट वॉल्यूम सेम रहेगी। वापस आ जाएगा। इवेपोरेशन होगा ना? यस सर, यस सर, इसलिए अगर तुम इवेपोरेशन नोटिस करो होगा जब तुम बट ऊपर जाके कंडेंस हो गया, नीचे आ जाए। तो H2O से इवेपोरेट होकर गैस बना, ये कंडेंस होकर नीचे भी आ रहा होगा, यस जी लिक्विड सर। की सरफेस से वापस खींच रही होगी। तो ऐसा हाँ नहीं जी कि इवेपोरेशन पूरा का पूरा वापस कंडेंस हो जाएगा, ये भी तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है यस सर, या नहीं है? जी सर। स्टार्टिंग में हमारे पास लिक्विड वाला वाटर ज्यादा था या गैस वाला? लिक्विड वाला। लिक्विड वाला ज्यादा था, तो लिक्विड वाली रिएक्शन ज्यादा होगी, इवेपोरेशन ज्यादा फास्ट होगा। जब हमारे पास लिक्विड वाटर ज्यादा, तो उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स बाहर एस्केप कर सकते हैं, राइट? राइट। अब अगेन हम यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हैं कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिपेंड कर रही होगी लिक्विड वाटर के अमाउंट पे, हाँ या ना? यस और सर। जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो डिपेंड कर रही होगी गैस वाटर के अमाउंट पे, गैसियस फॉर्म में कितना है। तो यहाँ भी स्टार्टिंग में लिक्विड वाला वाटर ज्यादा था, गैस वाला कम था, तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, और किसी ना किसी पॉइंट पे ये जाके कहाँ पे आएगा? इक्विलिब्रियम पे आएगा। यस सर। तो ऐसा नहीं होगा कि गैस बिल्कुल नहीं बनेगी। अगर तुम कभी नोटिस करो, कभी धूप में कोई पानी की भरी हुई आधी बोतल रखी हुई है, तो उसकी नेक पे थोड़े बहुत वाटर के ड्रॉप दिखाई देते हैं। सर इवन हॉट स्टोन पे अगर आपका पानी लड़ा हो और गर्मी हो तो वहां से भी आपको स्टीम नोटिस हो सकती है। हाँ, और इवन कई बार क्या होता है, जब बहुत हॉट वेदर हो, हम बॉटल को ओपन करते हैं तो हमें गैस लीक होने की भी थोड़ा साउंड आता है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी गैस बनेगी नहीं, गैस बनेगी, हाँ कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। होगा नहीं होगा? हाँ जी सर। सर और बट अगर उसका एक बार इक्विलिब्रियम से होगा क्या, क्योंकि गैस वही सर तो क्योंकि चैप्टर में है गैस कॉन्स्टेंटली रिलीज होती रहेगी। हाँ, क्या कह रहे हो? सर बट जैसे अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं वाटर वाले इसमें केस में, तो इसमें हमारा इक्विलिब्रियम क्या होगा? लाइक हमारी गैस तो रिलीज होती रहेगी जो पानी से वेपर्स निकलेंगे, एंड उसी टाइम कंटेनर हमारा क्लोज है ना, कंडेंस भी होता रहेगा। यस कंटेनर सर। क्लोज है। स्टार्टिंग में ये हो सकता है जैसे कई सारे पार्टिकल इवेपोरेट किए सरफेस से, लेट्स से जी सर। 5 पार्टिकल्स इवेपोरेट किए, लेकिन कंडेंस उस टाइम में 5 तो नहीं करोगे, स्टार्टिंग में इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, लेट्स से 1-2 पार्टिकल हाँ जी वापस आ सर। गए, तो भी ओवरऑल गैस फेज में 3 पार्टिकल बढ़े या नहीं बढ़े? अगर 2 पार्टिकल वापस भी आ गए, बड़े सर। 5, तो ओवरऑल गैस बढ़ी। धीरे धीरे क्या होगा, गैस बढ़ती जाएगी, दोनों प्रोसेस जी सर। एक दूसरे को बैलेंस आउट करते जाएंगे, करेंगे। ओके सर, दोनों की जब फिक्स्ड क्वांटिटी आ जाएगी इक्विलिब्रियम वाली तो वो स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन। एग्जैक्टली, स्टॉप तो नहीं होगा, हाँ उसके बाद चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना इवेपोरेट होगा हाँ जैसे उतना ही होता कंडेंस हो रहेगा जाएगा। पेंडुलम की तरह। यस सर। एग्जैक्टली। और उस टाइम पे गैस और लिक्विड वाटर दोनों का अमाउंट ना बढ़ेगा ना घटेगा, राइट? जी सर। ये जो कांस्टेंट अमाउंट है, ये कांस्टेंट प्रेशर लगाएगा। हाँ या ना?
जो गैस है वो प्रेशर भी तो लगा रही होगी आसपास। हाँ सर। तो इक्विलिब्रियम पे अमाउंट गैस का फिक्स हो गया, क्योंकि जब तक गैस कम या ज्यादा होती रहेगी उस गैस का प्रेशर भी कम या ज्यादा होता रहेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम पे जो वाटर वेपर्स है उनका प्रेशर फिक्स हो गया, अमाउंट कांस्टेंट हो गया, और ये फिक्स्ड प्रेशर को ही नाम दिया जाता है वेपर प्रेशर, क्योंकि पूरे चैप्टर में ये वेपर प्रेशर वर्ड बार बार आएगा। समझ में आई बात? वेपर प्रेशर एक्चुअल में क्या प्रेशर है कांस्टेंट। जो इक्विलिब्रियम पे मिल रहा है प्रेशर में। जैसे तुम्हें पानी को एक बॉटल के अंदर आधा भर के रख दिया, तो उस बॉटल के अंदर कुछ पानी की वेपर क्रिएट होगी जो बॉटल के नेक पे पानी के ऊपर प्रेशर लगा रही होगी, और एक सर्टेन टाइम के बाद वो प्रेशर ना घटेगा ना बढ़ेगा जब इक्विलिब्रियम टाइम आ चुका होगा। तो उस टाइम पे हमें जो प्रेशर मिल रहा है उस प्रेशर को हम क्या बोल सकते हैं? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। और ये हाँ सो वेपर प्रेशर हो गया। और यहाँ पे ये प्रेशर मैक्सिमम होगा या नहीं होगा? होगा सर। यस सर मैक्स। क्योंकि अगर तुमने मान लो किसी तरह से ज्यादा वाटर भर दिया अंदर, ज्यादा गैशियस वाटर भर दिया, तो भी वो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाके धीरे धीरे वापस से किसी फॉर्म में अटेन होगा। जी सर। अगर उसी प्रेशर को तुमने ज्यादा कर दिया तो वो कंडेंस करेगा, वो प्रेशर घटा के वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा। तो सर ये वो बात तो हमें मतलब समझनी है। हमारा एवरेज हुआ ना, लेकिन एवरेज क्यों होगा? वो तो डिपेंड करेगा ना लिक्विड के ऊपर। सर कि लिक्विड के लिए हाँ जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ये कितना है। जो इक्विलिब्रियम पे अमाउंट मिलेगा वो इस के पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? हाँ जी सर करेगा। तो वो लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने यहाँ नेचर भी लिखा हुआ है ना कि नेचर पे डिपेंड करेगा। हो ओह। सकता है जैसे वाटर को तुम बॉटल में भरो और पेट्रोल को बॉटल में भरो, हाफ बॉटल, सेम सर साइज सेम शेप। मैंने मतलब इसलिए पूछा था कि मतलब अगर एक कांस्टेंट रेट पे हो रहा है टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम से कुछ करके लाइक थोड़ा इंक्रीज हो गया, तो प्रेशर हाँ कुछ पॉइंट के लिए तो इंक्रीज होगा ना मैक्सिमम पॉइंट से भी। हाँ, कुछ देर के लिए होगा जब तक वापस से इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। हाँ जी सर। ठीक है। जी सर। तो वेपर प्रेशर को हम कह सकते हैं द मैक्सिमम प्रेशर over a liquid surface at a given temperature. The maximum pressure exerted over a liquid surface at a given temperature is called as vapor pressure. जब भी हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे हमेशा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट का प्रेशर होगा। समझ में आई बात? सपोज इस वाटर का लिक्विड का वेपर प्रेशर है यानी इक्विलिब्रियम का प्रेशर 0.5 atm, और तब इस कंटेनर की वॉल्यूम थी 5 लीटर। अगर कंटेनर की वॉल्यूम घटा के हमने लेट्स से 2.5 लीटर कर दी, प्रेशर कितना होगा? समझ में आया क्वेश्चन? एक कंटेनर में वाटर को भरा जिस कंटेनर का साइज 5 लीटर था, उस केस में वाटर का जो वेपर प्रेशर था वो 0.5 atm था। कंटेनर का साइज घटा के हमने 2.5 लीटर कर दिया, तो उस केस में वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा? 0.5, 0.5 से ज्यादा या 0.5 से कम? 0.5 से ज्यादा। क्यों? कंटेनर छोटा हो गया सीट। कंटेनर छोटा हो गया, गैस ज्यादा प्रेशर लगाती, गैसियस स्टेट में ये बात पढ़ी भी है, PV = nRT, राइट? राइट। लेकिन अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम का रोल आता है। जैसे सपोज तुमने इसका वॉल्यूम कम किया, प्रेशर बढ़ा होगा,
लेकिन क्या वो प्रेशर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी? क्या किसी भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए हम कोई भी और कंडीशन रख सकते हैं जो इक्विलिब्रियम ना हो? अगर उसको लेट्स से 0.5 एटीएम के ही प्रेशर पे इक्विलिब्रियम मिलना है, अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो क्या वो इस स्टेट में रहेगा, या वो नहीं वापस से घटा के कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम पे लाने की? क्योंकि इक्विलिब्रियम हम दोनों साइड से अटेन करते हैं। समझ में आ रही बात? हाँ अगर किसी वजह से तुमने प्रेशर घटा भी दिया तो क्या वो उस घटे हुए प्रेशर में रहने की कोशिश करेगा, या और ज्यादा इवेपोरेशन करके वापस से प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेगा? वापस प्रेशर में आ जाएगा। तो क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन ऐसी कंडीशन है जो हर बार अटेन होनी है, तो अगर तुमने वॉल्यूम को घटा भी दिया, प्रेशर थोड़ी देर के लिए बढ़ भी गया, कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम तो वापस से उसी पॉइंट पे आएगा ना जहां पहले आ रहा था। हाँ सर। क्या कंटेनर का साइज बदल देने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा? सिर्फ नेचर से बदलेगा या टेम्परेचर से? बाकी कंटेनर का साइज, प्रेशर, कुछ भी बदल दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही बात? यस। तो अगेन तुमने कंटेनर का साइज छोटा कर दिया तो भी इक्विलिब्रियम का प्रेशर कितना मिलेगा? 0.5। 0.5। वो नो डाउट वो जब वॉल्यूम घटाई गई होगी तो प्रेशर थोड़ी देर के कितना होगा? क्या कह रहे हो बेटा? सर आपकी आवाज कट रही थी बीच में, तो मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। मतलब इसमें हमने एक कंटेनर लिया और उसको छोटा हाँ। कर दिया और प्रेशर इक्विलिब्रियम सेम रहेगा, लेकिन सर हाँ। उसका जो एक्सप्लेनेशन है सर वो इसलिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में दोनों साइड से वो इक्वल हो जाती है इक्वेशन अपने आप, इस वजह से। हाँ, इस वजह से। इसको फिर से सुन लो एक बार। जब तुमने प्रेशर वॉल्यूम घटाई होगी, मान लो इसको कंप्रेस कर दिया, तो प्रेशर बढ़ा होगा क्योंकि Yes. पार्टिकल ज्यादा पास आ गए होंगे गैस के। हाँ जी सर। लेकिन वो प्रेशर बढ़ेगा तो वो उस बढ़े हुए प्रेशर में तो नहीं रहना चाहता होगा। वो नो कोशिश सर। क्या करेगा कि इस प्रेशर को घटाए तो वो कंडेंसेशन ज्यादा करवाने लग जाएगा। इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, एडजस्ट करने के अकॉर्डिंग। अगर तुमने इसका प्रेशर बढ़ा दिया, गैस ज्यादा पास आएगी, तो अब कंडेंसेशन ज्यादा फास्ट होने लगेगा और इवेपोरेशन स्लो होने Yes, लगेगा, और अपने आप धीरे धीरे प्रेशर घट घट के कहाँ पे आ जाएगा? जी सर। 0.5। अगर तुमने सपोज किसी वजह से प्रेशर कम कर दिया तो इवेपोरेशन अपने आप ज्यादा होने लगेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होने लगेगी, और वो वापस उसको बढ़ा के कितना कर देगा? 0.5 0.5 तो इक्विलिब्रियम में हमारे पास नॉर्मल गैस लॉस काम नहीं करते हैं। जैसे हम बॉयल्स लॉ में कहते हैं ना कि वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तो प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर को बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। ये जो नॉर्मल लॉज होते हैं गैस लॉ, ये इक्विलिब्रियम पे काम करते हैं, Yes. बट एंड रिजल्ट पे काम नहीं करते हैं। एंड रिजल्ट पे इक्विलिब्रियम का ही लॉ काम करेगा। मतलब इक्विलिब्रियम पे सिर्फ हाँ सर, इक्विलिब्रियम पे इसका मतलब सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स काम करते हैं। सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सर इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम, कंट्रोल करने वाले पे। यस सर, यस सर, तो सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स काउंट करेंगे जैसे हीट हो, ये सब। हाँ, मेनली टेम्परेचर। प्रेशर भी तो यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा। प्रेशर वॉल्यूम भी तो एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन वो काउंट नहीं हो रहे। मेनली नेचर और टेम्परेचर। ओह ओके सर। तो जैसे हम वहां पे कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड करता है, तो वेपर प्रेशर भी किस पे डिपेंड कर रहा होगा? सिर्फ टेम्परेचर और नेचर पे। नेचर। समझ में आई बात? यस सर। इसी सिनेरियो में सपोज हमने कंटेनर, एक डिस्टॉर्टेड शेप का कंटेनर ले लिया, बट इक्विलिब्रियम प्रेशर उसमें भी कितना मिलेगा? तो सेम ही होगा। सेम मिलेगा। वो अपने आप इवेपोरेशन या कंडेंसेशन को कंट्रोल करके वापस से इसी सिचुएशन पे ले आएगा। क्लियर? तो इस चैप्टर में कई सर बार तो मैं पी नॉट वैल्यूज। सर हमारा प्रेशर भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, तो इन शॉर्ट टेम्परेचर ही वेरिएशन लाता है। हाँ, टेम्परेचर ही वेरिएशन लाएगा यहाँ पे। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो मेन वेरिएशन लाता है वो टेम्परेचर ही लाता है।
आई बात समझ में? अब मुझे बताओ, तुम लोगों ने मोल पढ़ रखा है? यस बताना मोल के फॉर्मूले। सर एक बार ही रिवाइज कर लेते हैं। सर और एक बार ही रिवाइज कर लेते हैं। मोलर मास पता है क्या होता है? सर नंबर ऑफ मोल पर लीटर। ना ना ना, सर एक वो सर कंपाउंड सो का मास। मोलैरिटी होता है। देखो मोल को डिफाइन करने, जैसे तुम्हें अगर 1 या 5 सेंटीमीटर को डिफाइन करना है कि 5 सेंटीमीटर कितना होगा, या 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, कितने होंगे? सर 5/100। 100 ही क्यों आया? सर क्योंकि 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर। या तो 1 में 100 होते हैं, या 1 सेंटीमीटर में 1/100 होते हैं। तो बिना इस 1 को डिफाइन किए क्या हम मीटर, सेंटीमीटर या जी सर। सेंटीमीटर को यूज भी कर सकते हैं? तो बिना किसी चीज में 1 को डिफाइन किए हम नो सर। यूज ही नहीं कर सकते उस यूनिट को, उस क्वांटिटी को, उस यूनिट को। तो मोल में भी अगर जब तक हम ये नहीं डिफाइन करेंगे कि 1 में कितना होगा, हम मोल को भी यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? यस सर। तो मोल में 3 टाइप की चीजें डिफाइन करते हैं: मोलर मास, मोलर वॉल्यूम और मोलर क्वांटिटीज या मोलर यूनिट्स। क्योंकि मोल को हम 3 चीजों से रिलेट करते हैं। मोलर मास का मतलब क्या होगा? मास ऑफ। 1 मोल। मोलर वॉल्यूम का मतलब? वॉल्यूम ऑफ। वॉल्यूम ऑफ और मोलर यूनिट्स का मतलब? Number of mole. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। जैसे हम 1 डजन को कब डिफाइन करते हैं? 1 डजन को यूज करने पहले हमें क्या डिफाइन करना पड़ता है? सर 1। 1 डजन को यूज करने से पहले कि 1 डजन में 12 होते हैं, तभी तो उसको आगे यूज कर सकते हैं। यस वैसे सर। 1 मोल के लिए डिफाइन किया गया कि 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये पढ़ा है? इस नंबर को क्या कहते हैं? सर अवागाड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर। उससे फर्क नहीं पता कि तुम्हारे पास पार्टिकल छोटा है, एटम है, मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कितना भी छोटा है, कितना भी बड़ा पार्टिकल हो, ये वैल्यू फिक्स है कि 1 मोल में हमेशा इतने ही पार्टिकल्स होंगे, 6.022 into 10 की पावर 23। यस सर। लेकिन मोलर मास सबके लिए चेंज हो, जैसे वाटर का मोलर मास चाहिए, तो मोलर मास या मॉलिक्यूल बनता है एटम की मदद से। वाटर बना है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन की मदद से। और एटम के मास या तो हमें दिए होते हैं क्वेश्चन में, पता हो, जैसे हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है कितना? 1 ग्राम। 1. ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16। 16। तो हाइड्रोजन के 2 एटम का मास हो जाएगा 2 into 1, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 1 into 16। टोटल मास आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास हमें मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग निकालना पड़ता है, जो उसमें जो भी एटम होते हैं उनके मासेस को जोड़ के, ऐड करके। जैसे HNO3, बता सकते हैं इसका मोलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। HNO3 का मोलर मास।
सर इसका हो जाएगा 31. कितना हो जाएगा? सर 31. 63. यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम है, एक एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है। इसमें तीन नंबर ऑफ एटम्स पे भी ध्यान देना होगा। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1, नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14, बट ऑक्सीजन के 3 एटम है, एक का मास 16 है, तो 3 का मास हो जाएगा 3 into 6। 48. तो 1 + 14 + 48 ये आ जाएगा 63 ग्राम पर मोल। मोलर मास हमेशा ग्राम में बताया जाता है। समझ में आई बात? यस सर। H2SO4 का मोलर मास बताना। अगर H का 1 है, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16। H2SO4 का मोलर मास कितना होगा? सर इसका हो जाएगा 98. 98। बाकी सबको भी आ रहा है निकालने में? हाँ सर। जी सर। 98 ग्राम पर मोल। हम एक मोल के या किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का मास निकाल सकते हैं अगर हमें उसमें प्रेजेंट एटम की मास से पता हो। वो धीरे धीरे यूज करते करते याद रहते हैं, या कुछ रेयर्स होते हैं तो वो क्वेश्चन में दे देते हैं। ऐसे मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या है? कटिंग आ रहा है सर। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल की वॉल्यूम कितनी होगी? और ये तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि किसी भी गैस के लिए 1 मोल की वॉल्यूम STP पे होती है कितनी? 22.4 लीटर। ये समझ में आती है? पढ़ा है ये नंबर? यस सर। STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। Standard temperature and pressure, which is 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure. सर एक मिनट पिछले पेज पे जा सकते हैं प्लीज? हाँ बिल्कुल, ये वाला या इसका पीछे? नो सर, जिसमें हमने मोलर वॉल्यूम लिखा था। यस सर। डन सर। ओके। अब देखो बेसिकली हम मोल यूज करते हैं इन तीनों चीजों को आपस में रिलेट करने के लिए। मोल से मास, तुमने एक तो 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे शायद 11th में। जैसे अगर 6 पेन्स हैं तो कितने डजन होंगे? किसी भी चीज के अगर हमारे पास मान लो 6 पेन है तो डजन में कितना होगा? हाफ। सर हाफ। 12 पेन है तो सर 1 डजन। 1/6. हर बार बेसिकली हम 12 से ही तो डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमने 6 को 12 से डिवाइड किया, और 12 से इसलिए डिवाइड किया बिकॉज 1 में 12 आता है। जैसे पिछली बार पीछे किया था 5 सेंटीमीटर में 5/100 मीटर्स होंगे। यहाँ 100 से डिवाइड किया बिकॉज 1 मीटर में कितना आता है? 100 सेंटीमीटर. ये समझ में आ रही बात? तो बेसिकली हमें अगर कोई भी चीज, किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है
तो उस नंबर से डिफाइन किया जाता है, डिवाइड किया जाता है जो 1 में आता है, 1 की वैल्यू होती है। इसीलिए हमने मोल में सबसे पहले क्या डिफाइन किया कि 1 में कितना है। समझ में आई बात? अगर हमारे पास मास है और उससे हमें क्या निकालना है, मोल, तो हमें डिवाइड करना होगा उस नंबर से जो 1 में आता है, यानी कि 1 मोल के मास से। अगर हमारे पास नंबर है और हमें निकालना है मोल, तो हमें उससे डिवाइड करना होगा जो 1 मोल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। और अगर हमारे पास वॉल्यूम है और मोल निकालना है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1 मोल की वॉल्यूम से। ये बात समझ में आई? कि हर यस बार हम किससे डिवाइड करते हैं, 1 मोल की चीज से। तो ये 3 अलग अलग फॉर्मूले पढ़े जाते हैं, बट जो डायग्राम है उसकी मदद से फायदा ये होता है कि हम चीजों को ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कि शायद तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 की पावर 23। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। पढ़े 3 फॉर्मूले? जी सर। तो उसी फॉर्मूले को हमने डायरेक्टली डायग्राम के फॉर्म में कर दिया कि मास से मोल निकालना है तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे, नंबर से पार्टिकल निकालना है तो अगेन डिवाइड करेंगे और 1 मोल के पार्टिकल से डिवाइड करेंगे, और वॉल्यूम से मोल निकालना है तो भी डिवाइड करेंगे और 1 मोल की वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो ओवरऑल हर बार हमें डिवाइड किससे करना है? ओवरऑल हम हर बार किससे डिवाइड कर रहे हैं? मोल 1 मोल से। 1 मोल से, एग्जैक्टली। बस डिफरेंस ये है, कई बार मिक्सिंग हो जाती है, इसका ध्यान रखना कि अगर हम मास के टर्म में समझ रहे हैं तो 1 मोल के मास की मदद से समझा जाएगा। अगर हम नंबर की मदद से समझ रहे हैं तो 1 मोल के नंबर की मदद से समझा जाएगा, और अगर हम वॉल्यूम की मदद से समझ रहे हैं तो 1 मोल की वॉल्यूम की मदद से समझा जाएगा। और डिवाइड का रिवर्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो अगर मोल से वापस मास में जाना है तो हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोल से वापस नंबर की तरफ जाना है, पार्टिकल की तरफ, तो हमें एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मोल से वापस वॉल्यूम की तरफ जाना है तो हमें उसी नंबर। तो ओवरऑल इन्हीं 3 फॉर्मूलों को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। अब इससे फायदा क्या होगा कि सपोज हमारे पास मास है 5 ग्राम, तुमसे पूछा जाए वॉल्यूम बताओ। डायरेक्शन या क्वेश्चन की अप्रोच दिख रही है डायग्राम में? क्या मास से हमारे पास डायरेक्ट रास्ता है वॉल्यूम की तरफ जाने का? तो पहले मोल्स निकालने पड़े। पहले मोल की तरफ जाएंगे, देन मोल से वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस। मास से मोल की तरफ जाने के लिए पहले हम किसको यूज करेंगे? मोलर मास को। देन सर मोलर मास मोलर से मास। मोल की तरफ आ गए, फिर मोल, यस, मोल से वॉल्यूम की तरफ जाने के लिए फिर हम इस नंबर को यूज करेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि नंबर्स की पोजीशन ना बदल दें। ऐसा ना हो कि जहां मोलर मास यूज करना है वहां एवोगैड्रो नंबर यूज कर लें, जहां 22.4 यूज करना है वहां पे मोलर मास यूज करते हैं। जब भी मास के टर्म में डिस्कशन हो रहा है वो मोलर मास की मदद से होगा, चाहे डिवाइड करके हो चाहे मल्टीप्लाई करके हो। जब भी नंबर्स के टर्म में डिस्कशन हो रहा है वो हमेशा एवोगैड्रो नंबर से होगा, चाहे मल्टीप्लाई करके चाहे डिवाइड करके। और जब भी वॉल्यूम के टर्म में डिस्कशन हो रहा है तो वो भी हमेशा 22.4 लीटर से ही होगा। समझ में आई ये बात? जी सर। तो चाहो तो ये बना लो, फिर उसके बाद इस पे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। सर बना लिया, हो गया। बना लिया? यस सर। देखो लेट्स से तुम्हारे पास 5 ग्राम CO2 गैस गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड
CO2 गैस की वॉल्यूम एट STP, जहाँ पे कार्बन का मोलर मास गिवन है 12 एंड ऑक्सीजन का मोलर मास गिवन है 16। बता सकते हो कैसे फाइंड करेंगे? सर हमें वैसे मोलर मासेस दिए होंगे। नहीं, धीरे धीरे याद रखने पड़ेंगे। याद किया अभी तक? ओके सर। वो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। नो सर। 20 तक के लिए कुछ ट्रिक होती है, वो भी आगे बता दूंगा। जैसे मेरे पास क्या कौन सी गैस है? CO2। तो सबसे पहले तो हमें इसका मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि मोलर मास एक ऐसी चीज है जो सबके लिए बदलती थी। बाकी दोनों नंबर में प्रॉब्लम नहीं है, वो फिक्स है। जैसे एवोगैड्रो नंबर फिक्स है, 1 मोल की गैस की वॉल्यूम फिक्स है STP पे। सिर्फ एक ऐसे मोलर मास है जो सबके लिए अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए बदलता रहेगा। तो CO2 का मोलर मास निकालेंगे, कितना आएगा? एक कार्बन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम। 44 ग्राम पर मोल। 44 ग्राम पर मोल। अब हमें सोचना है कि हमने स्टार्ट कहां से किया है। CO2 का 5 ग्राम गिवन है, तो 5 ग्राम से पहले सर हमें कितने मास गिवन है तो हम उससे मोल निकाल कैसे निकाल सकते हैं? सर उससे मास से मोल निकल जाएगा, देन डिवाइड करके मोलर मास से। तो हमें बार बार फॉर्मूला, अगर डायग्राम हमें याद आता तो हमें बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा। 5 ग्राम था, मोल की तरफ आना है, मोलर मास से डिवाइड कर दिया 44 से। अब इस मोल से 2 रास्ते आगे जा सकते हो। इससे तुम नंबर की तरफ जा सकते हो और इससे तुम वॉल्यूम की तरफ जा सकते हो। अगर इस मोल में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स मिल जाएंगे, और इस मोल में अगर वॉल्यूम ऑफ गैस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? सर वॉल्यूम ऑफ गैस से STP। यस समझ में आई बात? जी सर। क्योंकि हम बार बार ये कन्वर्जन करेंगे, इसे बेसिकली मोल कैलकुलेशन कहते हैं। ये बार बार हम मोल, मास, नंबर, वॉल्यूम में कन्वर्जन कर रहे होंगे हर ऑलमोस्ट फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर में। कभी मास से मोल, कभी मोल से मास। तो या तो हम बार बार फॉर्मूला लिख के निकालते हैं या डायरेक्टली सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। तो इससे ये डायरेक्शंस अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि मास से मोल की तरफ जा रहे हैं या कहीं भी जाना है तो सेंटर में मोल है हमेशा। बिना मोल को फाइंड किए हम किसी भी और चीज पे डायरेक्टली नहीं पहुंचेंगे। समझ में आई बात? गैस का वॉल्यूम हमारा लीटर्स में आएगा। हाँ, ये देखो मोलर मास हमेशा हम ग्राम में लेते हैं, तो ये वाला मास भी हमेशा किस में होना चाहिए? लीटर्स। मतलब अगर यहाँ से मास तो हमेशा ग्राम में आएगा, ये हमेशा लीटर्स में है। तो जो गैस की वॉल्यूम है वो भी हमेशा किस में आएगी? लीटर्स में। सही बात? यस सर। सर वैसे उस क्वेश्चन का आंसर आ गया 26 बाय। एक और क्वेश्चन ट्राई करके दो, कितना है? सर 26 बाय 11। 2.67 क्या सर? वही सर, वही हो गया। हाँ वही 2 तुम लोग कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करते हो खुद से करते हो? सर खुद से कर रहे हैं। फिर सही है। ये वाला ट्राई करो क्वेश्चन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4 ग्राम C3H8। कार्बन का मोलर मास 12, हाइड्रोजन का मोलर मास 1। We need 1, 12. सर 10⁻22 आ जाएगा और वो आंसर आ गया। क्या कह रहे हो? सर नंबर
ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम उसे क्या कहते हैं फिर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए हमने अवोगाड्रो नंबर दिया 1/10 को, जो कि मोल आया नंबर ऑफ मोल। तो 1/10 पार्टिकल आया नंबर ऑफ मोल्स, तो उसे मैंने, हाँ जी सर, यहाँ पे एक तो 1/44 1/10 नहीं आएगा मोल, 1/11 आएगा ना। 4 ग्राम है। ओ सॉरी सर, हाँ 1/11। इसको इसके मोलर मास 44 से डिवाइड जी सर, करेंगे, 4 ये बन जाएगा Yes, 1/11 मोल। 1/11। सेकंड चीज ये कि पार्टिकल मतलब जनरल बात करें, पार्टिकल का ही मतलब नहीं वो एटम है या वो मॉलिक्यूल है। अगर हमने मोल एटम के रखे तो यहाँ पे नंबर भी किसके आएंगे, फिर डायरेक्टली वो एटम बन जाएगा ये भी। अगर मोल मॉलिक्यूल के रख रहे हैं तो नंबर भी डायरेक्टली मॉलिक्यूल के ही आएंगे। जैसे 1 डजन को इससे मतलब नहीं ना, ओके सर, एक एटम, एक पेन का 1 डजन है, बिल्डिंग का 1 डजन है, बेंच का 1 डजन है, किसी भी चीज का अगर 1 डजन बोलना तो बाय डिफॉल्ट मतलब 12 होता है। उसको साइज, नेचर, इन सबसे कोई मतलब है? हाँ जी सर, तो वैसे 1 मोल को भी इस बात No, से कोई sir. मतलब नहीं कि वो किस चीज के मोल हैं। चाहे वो 1 मोल एटम होगा तो इतने एटम्स होंगे उसमें, 1 मोल मॉलिक्यूल होगा तो उसमें इतने मॉलिक्यूल होंगे, 1 मोल आयन होगा तो उसमें इतने ही एवोगाड्रो नंबर जितने आयन्स होंगे। तो इस डायग्राम में ये होता है कि अगर तुमने मास जी मान लो सर, मॉलिक्यूल का रखा है, मोलर मास भी मॉलिक्यूल का रखा जाएगा, मोल भी मॉलिक्यूल के आएंगे, वॉल्यूम भी मॉलिक्यूल के आएगी और नंबर भी मॉलिक्यूल्स के आएंगे। मास अगर तुमने एटम का रखा है तो मोल भी एटम के आएंगे, नंबर भी एटम के आएंगे एंड वॉल्यूम भी एटम की आएगी। समझ में आई बात? जी सर, हाँ जी सर। अब मोल को सर क्या इसका बताना है? आंसर, मोल समझ कितना आया? सर इसका आंसर सर आया है 5.4745 बार into 10⁻22। यस सर, 22 आएगा, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। जी सर, सबको समझ में आई बात? Yes. ये वाला ट्राई करना क्वेश्चन। हाउ मच मास वुड बी प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ SO2 गैस एट STP? सर 56/224 into 64। वेरी गुड। सर 16 आ रहा है लास्ट। 5.6 लीटर है तो हम इसको मोल में बदलेंगे, दैट इज वी विल डिवाइड इट बाय, यस, अब क्योंकि वॉल्यूम से मोल की तरफ जा रहे थे तो 22.4 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/4 मोल्स। और मोल से जाना है मास की तरफ तो इसका मोलर मास चाहिए होगा, दैट विल जी बी सर, तो 64। समझ में आई बात? हाँ जी सर, Yes. ओके, तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सेकंड वाले। बेसिकली मोल कैलकुलेशन पे ही बेस्ड है, तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, और देन हम लोग फिर ये जो पढ़ा है हमने इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट, इसको कहीं कहीं पे बीच में यूज करें। तो ये ऐसा नहीं कि तुम्हें ये पूरा याद रखना है, जो भी अभी हमने इक्विलिब्रियम का डिस्कशन किया है। मेनली चैप्टर मोल से या कंसंट्रेशन से स्टार्ट होता है,
सुने मोलैरिटी, परसेंटेज एंड ऑल दैट। ओके सर। किसी स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना हो या नोट करना हो तो मुझे बता दो। मैं सर मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा लेट आया था, तो जब स्टार्ट हुई थी तब का बता दो सर, मैं स्क्रीनशॉट कर देता। यहाँ सर सबसे स्टार्टिंग से, जब पहली स्लाइड। हाँ यहीं से स्टार्ट किया था, यही इंट्रोडक्शन ही दिया था उस टाइम। एक मिनट सर, नेक्स्ट स्लाइड सर। इस सर अच्छा सर, उसके बाद सीधा यही थे। हाँ ओके सर, सो इसमें फिर 1 और 2। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर, हो गया। ओके ओके बेटा, फिर हम लोग कल मिलते Thank- हैं या नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? थैंक यू सर। सर चैप्टर Okay, ये लिक्विड सॉल्यूशंस है। हाँ लिक्विड सोल्यूशन। एक्चुअल में चैप्टर जी, एनसीईआरटी sir. में Thank you, स्टार्ट sir. होगा कंसंट्रेशन टर्म से। जब तुम 12th की एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें पहला टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म्स होगा। तो हम भी अगली क्लास में वहीं से Okay, स्टार्ट sir, so मैं करेंगे। वही- मोल, हाँ मोल एनालिसिस के बेसिस पे सीखेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं।